जरा सोचिए, कितनी बार आपने महसूस किया होगा कि आपकी जिंदगी में बार बार वही मुश्किलें, वही रिश्तों की परेशानियां और वही दर्द लौट कर आते रहते हैं। कभी लगता है कि हम कितनी भी कोशिश करें, फिर भी वही पुरानी आदतें और सोच हमें पीछे खींच लेती हैं। किताब रीइन्वेंटिंग योर लाइफ, जिसे जेफरी यंग और जेनेट क्लोस्को ने लिखा है, बिल्कुल इन्हीं सवालों के जवाब देती है। ये किताब हमें समझाती है कि कैसे हमारे बचपन के अनुभव, हमारे सोचने का तरीका और हमारी छिपी हुई भावनाएं हमारी पूरी जिंदगी को दिशा देती हैं। इसमें बताया गया है कि क्यों हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं और कैसे हम उन पुरानी बेड़ियों को तोड़कर अपनी जिंदगी को नए तरीके से जी सकते हैं। ये किताब किसी मनोवैज्ञानिक लेक्चर की तरह भारी नहीं लगती, बल्कि बेहद अपनापन लिए हुए है, जैसे कोई आपके पास बैठकर आपकी कहानी सुन रहा हो और धीरे धीरे आपको रास्ता दिखा रहा हो। इसमें आपको लाइफ ट्रैप्स यानी जिंदगी के वो पैटर्न मिलेंगे जो हमें अंदर ही अंदर रोकते हैं, जैसे अकेलापन, असफलता का डर, दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहना या फिर हर बार खुद को साबित करने की जरूरत। और सबसे खास बात यह है कि किताब हमें इन जालों से बाहर निकलने के आसान और व्यावहारिक तरीके भी देती है, ताकि हम अपनी जिंदगी को सचमुच फिर से नया बना सकें। अब आइए बात करते हैं हमारे हिंदी ऑडियो बुक चैनल की। इस चैनल का मकसद सिर्फ किताबों का सार सुनाना नहीं है, बल्कि एक रिश्ता बनाना है आपके साथ। चाहे आप शहर की तेज तर्रार जिंदगी जी रहे हों, जहां हर पल भागदौड़ है, या गांव की मिट्टी में बसे हों, जहां शाम को चौपाल पर बैठकर कहानियां सुनी जाती हैं, यह चैनल दोनों के बीच एक पुल है। यहां आपको वही अपनापन मिलेगा जो गांव के किसी बड़े बुजुर्ग के समझाने में होता है, और वही गहराई मिलेगी जो किसी शहर के शिक्षक या दोस्त की सलाह में होती है। इस चैनल का मकसद यही है कि जब आप हमारी ऑडियो बुक सुने तो आपको लगे कि कोई अपना आपसे बात कर रहा है, आपके दिल की बात समझ रहा है और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का रास्ता दिखा रहा है। तो आइए किताब रीइन्वेंटिंग योर लाइफ की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें। ये यात्रा सिर्फ पढ़ने या सुनने की नहीं है, बल्कि खुद को समझने और बदलने की है। चैप्टर 1, कपकनेले मेंताले। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम वही गलतियां बार बार दोहराते हैं। अलग अलग हालात होते हैं, लोग अलग होते हैं, जगहें बदल जाती हैं, लेकिन नतीजा वही पुराना निकलता है। टूटे हुए रिश्ते, अधूरे सपने या खुद के अंदर का खालीपन। जेफरी यंग और जेनेट क्लोस्को इसे कैपकनेले मेंटाल यानी मेंटल ट्रैप्स कहते हैं। ये वो अदृश्य जाल हैं जो हमारे मन के अंदर बचपन से ही बन जाते हैं और बड़े होने पर भी हमें अपनी गिरफ्त में रखते हैं। सोचिए, अगर बचपन में किसी बच्चे को प्यार और ध्यान नहीं मिला, तो बड़ा होकर उसके भीतर गहरी कमी रह जाएगी। चाहे उसके आसपास कितने भी लोग हों, उसे हमेशा अकेलापन महसूस होगा। या अगर किसी को बार बार कहा गया कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते, तो वह व्यक्ति जिंदगी भर अपनी काबिलियत पर शक करता रहेगा। यही मानसिक जाल है। ये हमारी नजर को धुंधला कर देते हैं और हमें वही रास्ता दिखाते हैं जो दर्द और असफलता की ओर ले जाता है। लेखक बताते हैं कि ऐसे कई अलग अलग ट्रैप्स होते हैं, जैसे अबैंडनमेंट ट्रैप, त्यागे जाने का डर; मिसट्रस्ट ट्रैप, दूसरों पर भरोसा न कर पाना; फेलियर ट्रैप, खुद को हमेशा असफल मानना; और डिपेंडेंस ट्रैप, दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहना। ये जाल हमें इस तरह पकड़ लेते हैं कि हम सोच भी नहीं पाते कि असल में ये सच नहीं, बल्कि हमारे मन का धोखा है। इस चैप्टर में आपको यह एहसास दिलाया जाता है कि अगर आप बार बार वही भावनात्मक दर्द झेल रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि किस्मत आपके खिलाफ है, बल्कि ये वही मानसिक जाल हैं जिन्हें पहचाना और तोड़ा जा सकता है। और यही इस किताब की शुरुआत का सबसे अहम बिंदु है। जाल को पहचानो, तभी बाहर निकलने का रास्ता बनता है। चैप्टर 2, आर यू मेंटली कैप्रिशियस? अब सवाल यह है कि क्या हम सच में अपने मन के गुलाम हैं? क्या हम मानसिक रूप से इतने अस्थिर, कैप्रिशियस हैं कि अपने ही बनाए जालों से बाहर नहीं निकल सकते? इस चैप्टर में लेखक हमें एक आईना दिखाते हैं जिसमें हम खुद को पहचानते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर बार रिश्ते में भरोसा करने के बाद धोखा खा जाता है। धीरे धीरे उसका मन ये मान लेता है कि सभी लोग धोखेबाज हैं, लेकिन हकीकत ये है
कि ये उसका मानसिक पैटर्न है, एक ट्रैप जो उसे बार बार उसी किस्म के रिश्ते चुनने पर मजबूर करता है। यानी असल गलती दुनिया की नहीं बल्कि हमारे मन की होती है, जो अंधाधुंध पुराने अनुभवों को दोहराता है। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि मानसिक रूप से कैप्रिशियस होना यानी अपनी ही सोच से खेल में फंस जाना। जैसे कुछ लोग हमेशा खुद को साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ज्यादा काम नहीं किया, ज्यादा सफल नहीं हुए, तो कोई उन्हें प्यार या सम्मान नहीं देगा। वहीं कुछ लोग इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि बिना दूसरों की मदद के एक कदम भी नहीं बढ़ा पाते। और कई बार हम खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हैं, आत्मविश्वास को तोड़ते हैं, खुद को नीचा दिखाते हैं और अपनी खुशियों को अपने ही हाथों से मिटा देते हैं। लेकिन इस चैप्टर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह हमें दोषी नहीं ठहराता, बल्कि यह समझाता है कि ये पैटर्न हमारे बचपन के अनुभवों से बने हैं। ये किसी की गलती नहीं बल्कि परिस्थितियों का असर है। और अगर इन्हें बदला जा सकता है तो हम अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। लेखक यहां हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या हम अपनी जिंदगी अपने ही बनाए कैद खानों में जी रहे हैं? और अगर हां, तो अब वक्त है इन कैद खानों की चाबी ढूंढने का। चैप्टर 3, लेट्स अंडरस्टैंड मेंटल कैपकनेले। अब तक हमने जाना कि मानसिक जाल कैपकनेले मेंटाले क्या होते हैं और कैसे ये हमारी जिंदगी को बार बार एक ही दिशा में धकेल देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन जालों को असल में समझें कैसे? आखिर हम इन्हें पहचानेंगे किस तरह? लेखक बताते हैं कि मानसिक जाल दरअसल अदृश्य स्क्रिप्ट्स की तरह होते हैं। जैसे किसी नाटक का संवाद पहले से लिखा हुआ हो, उसी तरह ये स्क्रिप्ट्स हमारी जिंदगी में चलती रहती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम इन्हें निभा रहे हैं। उदाहरण के लिए, कोई इंसान बचपन में लगातार उपेक्षा का शिकार रहा हो, माता पिता ने ध्यान न दिया हो या जरूरत पर साथ न दिया हो। अब जब वह बड़ा होता है तो चाहे उसका साथी कितना भी प्यार करने वाला क्यों न हो, उसे हमेशा यह डर सताता रहेगा कि कहीं ये भी मुझे छोड़ ना दे। यह उसका अबैंडनमेंट ट्रैप है। एक और उदाहरण लीजिए। अगर किसी बच्चे को बार बार कहा गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो बड़ा होकर वो चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, हर बार उसे अंदर से आवाज आएगी, तुम असफल हो जाओगे। यही फेलियर ट्रैप है। इस चैप्टर में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि मानसिक जालों को समझने का पहला कदम है अपनी जिंदगी में दोहराए जाने वाले पैटर्न्स को पहचानना। आपको यह देखना होगा कि कौन से हालात बार बार आपके सामने आते हैं और हर बार आपको वही दर्द क्यों झेलना पड़ता है। जब आप इन पैटर्न्स को नोटिस करने लगते हैं, तभी आपको यह एहसास होता है कि यह किस्मत नहीं है बल्कि आपके मन का ट्रैप है। यहां लेखक एक और अहम बात बताते हैं। इन जालों को समझना सिर्फ तर्क से नहीं होता बल्कि भावनाओं से भी जुड़ा होता है, क्योंकि ये हमारे अंदर बहुत गहरे बैठे होते हैं। इसलिए जब हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो कई बार दर्द, गुस्सा या उदासी भी सामने आती है, लेकिन यही प्रक्रिया हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। चैप्टर 4, कैपिचुलारिस फ्यूग्स एंड कॉन्ट्राअटैक्स। जब इंसान अपने मेंटल ट्रैप्स को पहचानने लगता है, तब उसके भीतर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं जन्म लेती हैं। इस चैप्टर में लेखक इन्हें 3 श्रेणियों में बांटते हैं: कैपिचुलेशन, समर्पण, फ्यूग, भागना, और काउंटर अटैक, विरोध करना। सबसे पहले कैपिचुलेशन की बात करें। इसका मतलब है कि हम अपने ट्रैप के सामने झुक जाते हैं और वही पुराने पैटर्न को दोहराते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति मिसट्रस्ट ट्रैप में फंसा हो, तो वह हर रिश्ते में संदेह करेगा और बार बार ऐसे लोगों को चुनेगा जो उसे धोखा देंगे, यानी वह अपने ट्रैप के आगे समर्पण कर चुका है। दूसरा है फ्यूग, यानी भागना। इस स्थिति में इंसान अपने ट्रैप से बचने की कोशिश करता है, लेकिन भागना असल में समाधान नहीं होता, क्योंकि चाहे वह रिश्तों से दूर भागे या खुद को अकेला कर ले, अंत में दर्द वही रहता है। यह भागना केवल अस्थायी राहत देता है। तीसरा है काउंटर अटैक, यानी विरोध। इसमें व्यक्ति अपने ट्रैप के खिलाफ लड़ने लगता है, लेकिन अक्सर यह लड़ाई अति प्रतिक्रिया, ओवर रिएक्शन बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को बचपन में दबाया गया हो, तो बड़ा होकर वह इतना आक्रामक हो सकता है कि किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा, इवन जब जरूरत न हो।
यानी वह अपने ट्रैप को हराने के लिए इतना लड़ता है कि उसका व्यवहार असंतुलित हो जाता है। इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि चाहे आप ट्रैप के आगे समर्पण करें, उससे भागें या फिर उसके खिलाफ लड़ें, तीनों ही रास्ते असल में ट्रैप को और मजबूत कर देते हैं। ये टेम्पोररी सॉल्यूशंस हैं जो हमें गहरे स्तर पर आजादी नहीं देते। असली बदलाव तब आता है जब हम ट्रैप को समझते हैं, उसकी जड़ों तक जाते हैं और धीरे धीरे अपनी सोच और भावनाओं को नया रूप देते हैं। लेखक यहां यह स्पष्ट करते हैं कि हमें अपने ट्रैप्स को दुश्मन की तरह नहीं बल्कि सीखने का मौका मानना चाहिए, क्योंकि इन्हें पहचानकर और समझकर ही हम सचमुच अपनी जिंदगी को री इन्वेंट कर सकते हैं। चैप्टर 5 कुम चांजम कपकानेले मेंताले। अब तक हमने समझा कि मानसिक जाल कपकानेले मेंटाले क्या होते हैं और हम कैसे उनके सामने झुकते हैं, उनसे भागते हैं या उनके खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन असली सवाल यही है, इनसे बाहर कैसे निकला जाए? क्या सचमुच यह संभव है कि हम अपने ट्रैप को बदल सकें? लेखक कहते हैं, हाँ, बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी सोच और भावनाओं के सबसे गहरे स्तर तक जाना होगा। मानसिक जाल को बदलना एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे हमारे अंदर नए रास्ते बनाती है। सबसे पहला कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। जब आप पहचान लेते हैं कि आपका जीवन बार बार एक ही पैटर्न में फंस रहा है, तब आप ट्रैप को पकड़ लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर बार ऐसे साथी चुनते हैं जो आपको छोड़कर चले जाते हैं, तो अब आप यह समझ सकते हैं कि यह केवल बुरा भाग्य नहीं बल्कि अबैंडनमेंट ट्रैप है। दूसरा कदम है भावनाओं को महसूस करना। ट्रैप केवल दिमाग से नहीं बदलता बल्कि दिल से भी जुड़ा होता है। इसलिए जब आप अपने पुराने दर्द को दोबारा महसूस करते हैं, तब आपको असल जड़ों तक पहुंचने का मौका मिलता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती क्योंकि इसमें आंसू, गुस्सा और तकलीफें शामिल होती है, लेकिन यही हीलिंग की शुरुआत है। तीसरा कदम है नया व्यवहार अपनाना। ट्रैप को बदलने का मतलब है कि आप अब वही पुराने चॉइसेस न करें। अगर आपका ट्रैप है फेलियर, तो छोटे छोटे काम पूरे करके खुद को यह साबित करें कि आप सफल हो सकते हैं। अगर आपका ट्रैप है डिपेंडेंस, तो धीरे धीरे खुद फैसले लेना शुरू करें, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हों। लेखक यह भी कहते हैं कि कई बार हमें दूसरों की मदद की जरूरत होती है, जैसे ट्रस्टेड दोस्तों, परिवार या किसी थेरेपिस्ट की, क्योंकि ट्रैप अकेले बदलना आसान नहीं होता। यह हमें बार बार अपनी ओर खींचता है। लेकिन जब हमारे पास कोई होता है जो हमें आईना दिखाए और साथ दे, तब बदलाव स्थायी होता है। इस चैप्टर की सबसे गहरी सीख यह है, हमारा अतीत हमें परिभाषित नहीं करता। चाहे हमारे बचपन में कितनी भी चोटें लगी हों, हम अपने वर्तमान और भविष्य को बदल सकते हैं, और यही रीइन्वेंशन की असली शुरुआत है। चैप्टर 6 प्लीज डोंट लीव मी, कैप्चाना अबैंडनुलुई। अब लेखक हमें सबसे दर्दनाक और सबसे आम मेंटल ट्रैप की ओर ले जाते हैं, कैप्चाना अबैंडनुलुई, यानी अकेले छोड़ दिए जाने का डर। इस ट्रैप से जूझने वाले लोग हर वक्त एक ही सवाल से परेशान रहते हैं, कहीं ये मुझे छोड़कर न चला जाए। बचपन में अगर किसी को अपने माता पिता से सुरक्षा और स्थिरता न मिली हो, अगर उसे बार बार त्यागा गया हो या किसी प्रिय इंसान को खो दिया हो, तो यह डर उसकी आत्मा में गहराई तक बैठ जाता है। बड़ा होने पर भी, चाहे साथी कितना भी प्यार करने वाला क्यों ना हो, उसके दिल में यह घबराहट बनी रहती है कि शायद ये भी मुझे अकेला छोड़ देगा। इस ट्रैप के शिकार लोग अक्सर रिश्तों में चिपकू, क्लिंगी हो जाते हैं। वे लगातार कॉल या मैसेज करते रहते हैं, बार बार आश्वासन मांगते हैं कि तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं। कई बार उनकी यह बेचैनी ही रिश्ता बिगाड़ देती है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति दबाव महसूस करने लगता है। लेकिन अबैंडनमेंट ट्रैप केवल रिश्तों में ही नहीं, बल्कि हर रिश्ते और हर फैसले में असर डालता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी स्थिति में अकेले रहना मुश्किल समझता है, चाहे वह नौकरी हो, दोस्ती हो या परिवार। वह हमेशा इस डर से घिरा रहता है कि कोई उसे छोड़ देगा। लेखक यहां बेहद संवेदनशील होकर बताते हैं कि यह ट्रैप केवल आवश्यकता से अधिक डर नहीं है, बल्कि बचपन की गहरी चोट है। इसका असर इतना गहरा होता है कि इंसान को हर वक्त असुरक्षा का एहसास बना रहता है। लेकिन इस ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता भी है। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका वर्तमान साथी या दोस्त वही व्यक्ति नहीं है
जिसने आपको बचपन में छोड़ा था। दूसरा, आपको धीरे धीरे यह सीखना होगा कि अकेलापन अंत नहीं है, यह भी जिंदगी का हिस्सा है और इसे सहना और समझना सीखा जा सकता है। इस चैप्टर की सबसे भावुक पंक्ति यही है, जब आप अबैंडनमेंट ट्रैप को पहचान लेते हैं और धीरे धीरे भरोसा करना सीखते हैं, तब रिश्ते बोझ नहीं बल्कि सहारा बन जाते हैं। चैप्टर 7, द मिसट्रस्ट ट्रैप, दे विल ऑलवेज हर्ट मी। अब हम आते हैं दूसरे बड़े ट्रैप पर, जिसे कहा जाता है मिसट्रस्ट ट्रैप। इसका मूल भाव है, लोग हमेशा मुझे धोखा देंगे, मुझे चोट पहुंचाएंगे। यह ट्रैप तब बनता है जब किसी व्यक्ति ने अपने शुरुआती जीवन में बहुत गहरी चोटें झेली हों, जैसे बार बार झूठ बोलना, धोखा मिलना या फिर किसी भरोसेमंद इंसान से विश्वासघात। जब बच्चा अपने नजदीकी रिश्तों में यह अनुभव करता है कि जिन पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए वही उसे धोखा देते हैं, तो उसके मन में एक स्थायी धारणा बन जाती है, दुनिया सुरक्षित जगह नहीं है। और यह धारणा बड़ी होकर उसके हर रिश्ते में दिखने लगती है। इस ट्रैप की वजह से व्यक्ति हमेशा सतर्क रहता है। उसे लगता है कि कोई भी इंसान उसके खिलाफ साजिश कर सकता है। वह लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाता। अगर कोई उसके साथ अच्छा भी हो तो वह भीतर ही भीतर सोचता रहता है, देखना एक दिन यह भी मुझे चोट पहुंचाएगा। नतीजा यह होता है कि मिसट्रस्ट ट्रैप में फंसे लोग अक्सर दूसरों को खुद से दूर कर देते हैं। या तो वे बहुत ठंडे और कठोर हो जाते हैं ताकि कोई उनके पास ना आ सके, या फिर वे इतने गुस्से में रहते हैं कि रिश्ता गहराने ही नहीं देते। कई बार वे अनजाने में उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो सच में उनके साथ बुरा करते हैं, ताकि उनका विश्वास पुख्ता हो सके कि हाँ, मैंने सही सोचा था। लेकिन लेखक यहां यह समझाते हैं कि मिसट्रस्ट ट्रैप असल में एक पुराना जख्म है। इसका समाधान यह नहीं कि हम पूरी दुनिया से दूर हो जाएं, बल्कि यह है कि धीरे धीरे ऐसे रिश्ते बनाए जाएं जहां भरोसा संभव हो। हाँ, इसमें वक्त लगता है और इसमें डर भी होता है, लेकिन जब एक बार भरोसा जमने लगता है तो इंसान सीखता है कि हर कोई दुश्मन नहीं होता। चैप्टर 8, द इमोशनल डिप्रिवेशन ट्रैप, नो वन विल एवर अंडरस्टैंड मी। अब हम आते हैं एक और बहुत गहरे ट्रैप पर, इमोशनल डिप्रिवेशन ट्रैप। इसका मूल भाव है, कोई भी मेरी भावनाओं को नहीं समझेगा, कोई मुझे सच में प्यार नहीं करेगा। यह ट्रैप तब बनता है जब बचपन में बच्चे की भावनात्मक जरूरतें पूरी नहीं होती। जैसे अगर माता पिता शारीरिक रूप से मौजूद तो हों लेकिन भावनात्मक रूप से दूर हों, या बच्चा अपने दुख, डर या जरूरतें बताना चाहे और सामने वाला हर बार उसे नजरअंदाज कर दे। धीरे धीरे बच्चे के मन में यह बैठ जाता है कि मेरी भावनाएं किसी के लिए मायने नहीं रखती। बड़ा होकर यह व्यक्ति महसूस करता है कि चाहे कोई कितना भी करीब आ जाए, अंदर की कमी कभी पूरी नहीं होगी। उसे लगता है कि लोग उसे सतही तौर पर तो चाह सकते हैं, लेकिन दिल की गहराई से समझ नहीं सकते, और इसी वजह से वह हमेशा अधूरा और अकेला महसूस करता है, इवन जब उसके आसपास लोग मौजूद हों। इस ट्रैप में फंसे लोग अक्सर रिश्तों में बार बार निराश होते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला उनके दिल को नहीं समझ रहा। कई बार वे दूसरों से इतनी अपेक्षा कर लेते हैं कि कोई भी इंसान उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता, और जब बार बार ऐसा होता है तो उनका विश्वास और टूटता है कि हाँ, मेरी भावनाएं किसी के लिए मायने नहीं रखती। लेखक इस ट्रैप को तोड़ने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले यह समझना कि भावनात्मक डिप्रिवेशन असली है, यह कोई कल्पना नहीं। और इसके बाद धीरे धीरे ऐसे रिश्ते बनाना जहां खुलेपन और समझ की गुंजाइश हो। इसमें धैर्य और वल्नरेबिलिटी यानी अपनी नरमी दिखाने की हिम्मत चाहिए। जब इंसान अपने दिल की बात सामने वाले के साथ बांटता है और उसे सचमुच सुना जाता है, तभी हीलिंग शुरू होती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हम सबको भावनात्मक जुड़ाव की जरूरत होती है, और अगर हमें बचपन में यह नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कभी इसे पा ही नहीं सकते। हम नए रिश्तों और नई समझ के जरिए अपने अंदर की इस कमी को भर सकते हैं। चैप्टर 9, द डिपेंडेंस ट्रैप, आई कांट डू इट अलोन। इस चैप्टर में लेखक हमें उस ट्रैप से परिचित कराते हैं जिसमें इंसान को यह गहरी मान्यता होती है कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता,
मुझे हमेशा किसी और के सहारे की जरूरत है। इसे कहते हैं डिपेंडेंस ट्रैप। ये ट्रैप अक्सर तब बनता है जब बचपन में बच्चे को खुद पर भरोसा करने का मौका ही नहीं दिया जाता। मान लीजिए, हर बार जब बच्चा कुछ करने की कोशिश करता है तो माता पिता या तो उसे रोक देते हैं या तुरंत उसकी मदद कर देते हैं। धीरे धीरे बच्चा यह मान लेता है कि मैं अकेले सक्षम नहीं हूं। बड़ा होकर यही बच्चा एक ऐसा वयस्क बनता है जो हर छोटे बड़े फैसले के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। उसे डर लगता है कि अगर उसने खुद से कोई कदम उठाया तो वह असफल हो जाएगा। उसे लगता है कि वह अपनी जिंदगी को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। डिपेंडेंस ट्रैप वाले लोग अक्सर अपने रिश्तों में बहुत चिपक जाते हैं। वे हमेशा किसी स्ट्रांग साथी की तलाश में रहते हैं जो उन्हें मार्गदर्शन दे, फैसला ले और उनकी कमान संभाले। अगर उन्हें ऐसा साथी नहीं मिलता तो वे बेहद असुरक्षित और असहाय महसूस करते हैं। लेखक बताते हैं कि इस ट्रैप को तोड़ने का रास्ता है छोटे छोटे फैसले खुद लेना। शुरुआत में यह कठिन लगता है, लेकिन जब व्यक्ति छोटे कदम उठाता है, जैसे खुद से कहीं जाना, खुद से किसी जिम्मेदारी को निभाना, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि निर्भरता कोई दोष नहीं, बल्कि एक सीखा हुआ पैटर्न है जिसे बदला जा सकता है। इस चैप्टर का सार यही है कि हर इंसान अपने अंदर वह ताकत रखता है जिससे वह अपनी जिंदगी को संभाल सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि डिपेंडेंस ट्रैप वाले लोगों को यह ताकत खुद को बार बार याद दिलानी पड़ती है। चैप्टर 10, द वल्नरेबिलिटी ट्रैप। द वर्ल्ड इज अ डेंजरस प्लेस। यहां लेखक हमें एक और ट्रैप से परिचित कराते हैं, वल्नरेबिलिटी ट्रैप। इसका मूल विश्वास है दुनिया खतरनाक है और मैं कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। यह ट्रैप तब बनता है जब किसी इंसान ने बचपन या युवावस्था में बहुत असुरक्षा या डर का अनुभव किया हो, जैसे बार बार बीमारी का शिकार होना, दुर्घटनाएं देखना या माता पिता से सुनना कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। धीरे धीरे यह विचार गहराई से मन में बैठ जाता है कि हर जगह खतरा है। बड़ा होकर यह व्यक्ति हमेशा सतर्क रहता है। उसे लगता है कि हर समय कोई अनहोनी हो सकती है, चाहे वह गाड़ी चलाना हो, सफर करना हो या कोई नया कदम उठाना हो। वह हर बार सबसे बुरे नतीजे की कल्पना करता है। उसका मन कहता है, मत करो, कुछ गलत हो जाएगा। इस ट्रैप की वजह से ऐसे लोग अक्सर अपनी जिंदगी को सीमित कर लेते हैं। वे नए अनुभवों से बचते हैं, जोखिम उठाने से डरते हैं और कई बार तो छोटे छोटे फैसलों में भी घबराहट महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे ज्यादा बाहर निकले तो जिंदगी उनके खिलाफ हो जाएगी। लेकिन लेखक इस ट्रैप का समाधान भी बताते हैं। सबसे पहले व्यक्ति को यह समझना होगा कि डरना स्वाभाविक है, लेकिन हर डर सच नहीं होता। हमें अपने डर को चुनौती देना होगा, धीरे धीरे छोटे छोटे जोखिम लेकर। उदाहरण के लिए, अगर आपको यात्रा से डर लगता है तो छोटी दूरी से शुरुआत करें। अगर आपको लगता है कि बीमारी हमेशा आपका पीछा करेगी तो डॉक्टर से नियमित जांच कराएं और धीरे धीरे भरोसा करना सीखें। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि वल्नरेबिलिटी ट्रैप हमें सुरक्षित रखने के लिए बना था, लेकिन यह हमें जीने से रोक देता है। जब हम अपने डर को पहचानते हैं और धीरे धीरे उसका सामना करते हैं, तभी हमें एहसास होता है कि जिंदगी उतनी खतरनाक नहीं है जितनी हमने मान रखी थी। सोचिए, जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें क्या होती हैं? पैसे की कमी, रिश्तों की उलझने या फिर अपने मन की जकड़ने, जो बार बार हमें वही गलतियां दोहराने पर मजबूर कर देती हैं। किताब रीइन्वेंटिंग योर लाइफ, जेफरी यंग और जैनेट क्लोस्को, हमें यही सिखाती है कि असली कैद हमारे हालातों की नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में बनी मानसिक कैपकाने यानी मेंटल ट्रैप्स की है। हम कितनी बार ये सोचते हैं कि हम बदल नहीं सकते, हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी, या फिर हम खुश रहने लायक ही नहीं हैं। लेकिन यही सोच असल में हमें रोक कर रखती है। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये हमें आईना दिखाती है। हमारी बचपन की यादों, हमारे रिश्तों और हमारे डर को समझकर ये बताती है कि कैसे ये कैप्कन मेंटाल हमें बार बार गिराते हैं। पर साथ ही ये हमें एक रास्ता भी देती है, कैसे हम इन जालों को पहचानें, इनसे बाहर निकलें और एक नई आजाद जिंदगी जीना सीखें। ये किताब सिर्फ मनोविज्ञान की बातें नहीं करती, बल्कि
प्रैक्टिकल स्टेप्स देती है जो हर इंसान अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकता है। शहर में रहने वाला वो युवा जो करियर की रेस में थक चुका है, या गांव की वो लड़की जिसे लगता है कि उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा, ये किताब दोनों को बराबर ताकत देती है। ये कहती है, तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा, तभी जिंदगी बदल पाएगी। और अब बात करते हैं हमारे चैनल की, हिंदी ऑडियो बुक चैनल। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक कारवां है। यहां आपको किताबों की वो आवाज सुनाई देती है जो आपके दिल तक उतर जाती है। चाहे आप सुबह खेतों की पगडंडी पर चल रहे हों या मेट्रो में भीड़ के बीच सफर कर रहे हों, यह आवाज आपके कानों में पड़ेगी और सीधे आपके दिल तक पहुंचेगी। इस चैनल का मकसद है गांव और शहर दोनों के बीच एक सेतु बनाना, क्योंकि किताबें सिर्फ बड़े बड़े शहरों की लाइब्रेरी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये हर छोटे कस्बे, हर गांव और हर गली तक पहुंचनी चाहिए। जब आप यहां आते हैं तो आपको सिर्फ किताबों का सार नहीं मिलता, बल्कि अपनापन भी मिलता है। जैसे गांव का कोई बुजुर्ग आपको कहानी सुनाता है, वैसे ही यहां हर किताब आपको जिंदगी की नई सीख देती है। हम चाहते हैं कि आप इन कहानियों को सिर्फ सुने ही नहीं, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी में उतारें। ये चैनल आपकी थकान का मरहम बने, आपके सवालों का जवाब बने और आपके सपनों का साथी बने। तो चाहे आप कहीं भी हों, शहर की रोशनी में या गांव की शांति में, हमारा ये सफर आपके साथ है। किताबें बदलती हैं सोच, और सोच बदलती है जिंदगी, और यही है हमारा असली मकसद। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी अपनी जिंदगी की कैपकाने तोड़कर एक नई राह पर चलना चाहते हैं? अगर हां, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहां हर किताब आपके अंदर की ताकत को जगाने आई है।